First, I need to be happy with what I've done, which is always a challenge. जब एक ही फिल्म बार बार हेडलाइंस बनाने लगे लेकिन थिएटर तक कभी नहीं पहुंचे तो समझ लीजिए कि उसे डेवलपमेंट हेल की परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि रणवीर सिंह को उनको 40 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अगर इन सब स्टार्स ने ये पैसा दिया है तो वो गया कहाँ, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला। इसके चक्कर में उन्हें तिहाड़ जेल में जाना पड़ गया था 11 दिनों के लिए। पहले इन फिल्मों का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस और हम सब कर रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक वो कहाँ अटकी पड़ी है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। People, I have noticed, they are very dual-faced with the stars. पीछे कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। आपके बोलने की औकात होनी चाहिए ना, तभी मुंह खोलना चाहिए। The Right Angle with Sonal Kalra. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। ये है कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल विद मी सोनल कालरा। इस सीजन में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। नए स्टार्स, नया गॉसिप, नए किस्से, नई कहानियां और वो टॉपिक्स जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। लेकिन उससे पहले चलते हैं शो का शटर उठाने। लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। ये हफ्ता शुरू हुआ एक मिस्ट्री से। एक्टर राजकुमार राव वैसे तो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को हमेशा हैरान करते हैं, लेकिन इस बार उनकी लुक ने जो है वो फैंस को परेशान कर दिया। राजकुमार राव एक इवेंट पे दिखे, बहुत ही बदले बदले से लग रहे थे। उनका वेट बढ़ा हुआ था, बाल थोड़े से पीछे थे, सफ़ेद से थे और इस वजह से बहुत सारी स्पेकुलेशन हो गई। फिर राजकुमार राव ने खुद ही सोशल मीडिया पर ये क्लैरिफाई किया कि ये उनकी अगली फिल्म की लुक है और वो अपनी अगली फिल्म जो है वो एक बायोपिक कर रहे हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम पे, और उसके लिए उन्होंने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लाए हैं। बिना प्रोस्थेटिक यूज़ किए वो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं और इसके बाद वो एक और बायोपिक भी कर रहे हैं सौरव गांगुली पे। तो आप देखते रहिए राजकुमार राव की क्या क्या लुक्स आपके सामने आती है। एक्टर राजपाल यादव जो है उन्होंने फाइनली इस हफ्ते राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें अपने 16 साल पुराने चेक बाउंसिंग केस में इंटरिम बेल मिल गई। इसके चक्कर में उन्हें तिहाड़ जेल में जाना पड़ गया था 11 दिनों के लिए। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 2010 में, जिसके लिए उन्होंने 9 करोड़ रुपए लिए थे, जिसे वो लौटा नहीं पाए। इस बार उन्हें बेल तब मिली जब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए उन्हें लौटाए जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे। राजपाल यादव के इस मुश्किल के समय में इंडस्ट्री ने उनकी काफ़ी मदद की। खबरें ऐसी आई हैं कि अक्षय कुमार ने राजपाल यादव को काम दिलवाया, सोनू सूद और गुरु रंधावा जैसे सेलिब्रिटीज़ ने भी उनकी मदद की, उनके लिए सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाले। और भी ये भी सुनने में आया कि सलमान खान, अजय देवगन जैसे स्टार्स ने राजपाल यादव के लोन चुकाने में उनकी हेल्प की। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि राजपाल यादव के जो भाई हैं श्रीपाल यादव, जो कि उनका काम भी देखते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इन सब स्टार्स ने ये पैसा दिया है तो वो गया कहाँ, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला। खैर जो भी हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि राजपाल यादव इस मुश्किल के वक्त से जल्दी निकले और वो भी उस मुश्किल से निकले जिनके उन्होंने पैसे देने हैं। ये हुई ना बात। तो ये हिंदी वाला ये नहीं है, ये इंग्लिश वाला ये है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कान्ये वेस्ट की, जिन्हें ये भी बोला जाता है। कान्ये वेस्ट फाइनली आ रहे हैं साड़ी दिल्ली में। ये किम कार्दाशियन के एक्स हस्बैंड है और पॉपुलर रैपर है। मार्च 29 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में उनका शो कंफर्म हो गया है, जहां वो अपने बिगेस्ट हिट्स के साथ रॉक करेंगे। इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन लगता है अब तैयार हो रहे हैं बैंड बाजा और बारात के लिए। उनके ग्रैंडफादर अनुराग पांडे जी ने ये कहकर ऐलान कर दिया है कि उनके पोते की गर्लफ्रेंड का नाम अदिति है, जो कि एक ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट रह चुकी है। तो अब आते हैं अपने सॉल्व्ड बाय सोनल सेगमेंट पे। जब एक ही फिल्म बार बार हेडलाइंस बनाने लगे लेकिन थिएटर तक कभी नहीं पहुंचे तो समझ लीजिए कि उसे डेवलपमेंट हेल की परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है। इन फिल्मों का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस और हम सब कर रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। जी हाँ, ये है हमारा ठंडा बस्ता स्पेशल। ठंडा बस्ता मतलब वो फिल्में जिनकी अनाउंसमेंट तो बहुत ग्रैंड तरीके से होती है, लेकिन अभी तक वो कहाँ अटकी पड़ी है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आपको याद है जब डॉन 2 फिल्म का जो लास्ट सीन था, उसमें शाहरुख खान जिस बाइक पे एंट्री मारते हैं ना, उसकी नंबर प्लेट पे
देखा होता है डॉन 3, लेकिन इस डॉन 3 की आज तक हमें शक्ल देखने को नहीं मिली है। डॉन और डॉन 2 शाहरुख खान के साथ बनाने के बाद फरहान अख्तर पर डॉन 3 बनाने का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था। 2023 में एक टीज़र के साथ उन्होंने फाइनली एक ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दी कि डॉन 3 बन रही है और उसे शाहरुख खान तो नहीं कर रहे लेकिन रणवीर सिंह कर रहे हैं लीड रोल में। लेकिन अचानक से दिसंबर 2025 में रणवीर सिंह इस फिल्म से एग्जिट मार गए। ये एकदम उनकी फिल्म धुरंधर जो है वो जब हिट हुई, सुपर हिट हुई, उसके बाद ये हुआ। अब हो गया है ज़बरदस्त कलेश, क्योंकि फरहान अख्तर और उनके जो पार्टनर हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि रणवीर सिंह को उनको 40 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि इस फिल्म की प्रेपरेशन के लिए जिसमें रणवीर सिंह काम करने वाले थे उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया है। सुनने में ऐसा आया है, ये रूमर्स हैं, मैं पक्के से नहीं कह सकती, लेकिन सुनने में ऐसा आया कि रणवीर सिंह ने एक स्पेसिफिक स्पेनिश टेक्नीशियन की डिमांड की थी कि डॉन 3 में वही काम करेंगे। अब उस टेक्नीशियन को स्पेन से बॉम्बे आकर परिवार समेत रेंटल घर लेने देने का खर्चा जो है वो फरहान अख्तर ने किया है अपेरेंटली, और उसमें बहुत पैसा लग गया। फरहान और रितेश सिधवानी इस फिल्म की रेकी करना मतलब लोकेशन स्काउटिंग करने के लिए कुछ 60-65 दिन के इंटरनेशनल टूर पे भी गए थे, तो उसमें भी बहुत पैसा लग गया। तो फरहान अख्तर का कहना है कि जब हमारा इतना सारा पैसा लग चुका है और रणवीर सिंह पिक्चर छोड़ रहे हैं तो उन्हें ये पैसा लौटाना चाहिए। रणवीर सिंह का हाउएवर ये कहना है कि जब मैंने एक भी दिन की शूट नहीं की तो मैं किस बात के पैसे दूं। खैर, झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सामने एक मीटिंग अटेंड की। रणवीर ने ये कहा कि फरहान डॉन 3 को लेके कभी सीरियस थे ही नहीं। जब उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो फरहान इस फिल्म को टालते जा रहे थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि फरहान तो उनको बिना बताए ये पिक्चर ऋतिक रोशन के पास लेके चले गए थे, जिसे ऋतिक रोशन ने डिनाई किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरहान का ये कहना है कि रणवीर ही स्क्रिप्ट को डिले कर रहे थे और इनके बीच उनका प्री प्रोडक्शन का खर्चा चलता जा रहा था। तो एज आई सेड, ये कलेश बहुत बड़ा हो गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि फरहान अब अपनी दूसरी फिल्म पे काम करेंगे। फिलहाल डॉन 3 ठंडे बस्ते में चले गई है। कमाल की बात यह है कि जो दूसरी फिल्म है वो भी एक ठंडा बस्ता स्पेशल है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूँ जी ले ज़रा की, जिसे फरहान अख्तर डायरेक्ट और प्रोड्यूस दोनों कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी इस फिल्म की, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट लाइक अ कास्टिंग कू जिनके साथ वो काम करने वाले थे। फरहान ने जैसे ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा या दिल चाहता है टाइप की फिल्में बनाई हैं, जिसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रोमांस, ये मेल फ्रेंड्स जो है आपस में ट्रिप में जाते हैं, उसके बारे में फिल्में थी। तो ये कहा जा रहा था कि ये उसी का फीमेल इक्विवेलेंट है जी ले ज़रा। पर अब इतने सालों से सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस फिल्म को वो कब बनाएंगे। उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन जी ले ज़रा अभी तक ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है, बिकॉज ये तीनों एक्ट्रेसेस अलग अलग बहुत सारी फिल्मों में बिजी है। अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 की, जो अपने टाइटल पे पूरी तरह से खरी उतर रही है। हेरा फेरी 3 एक बार नहीं बल्कि 2 बार अनाउंस हुई थी। पहला अनाउंसमेंट हुआ था 2015 के आसपास। इस वर्जन को नीरज वोरा लिख रहे थे और उन्हीं का नाम डायरेक्शन के लिए भी बताया जा रहा था। इस बार भी फिल्म में परेश रावल तो बाबूराव के रोल में थे, लेकिन अक्षय कुमार नहीं थे और उनकी जगह जॉन एब्राहम और अभिषेक बच्चन को नए लीड्स के तौर पे अनाउंस किया गया था। लेकिन फिर नीरज वोरा की 2017 में डेथ हो गई और ये फिल्म चली गई थी ठंडे बस्ते में। काफ़ी सालों के बाद मेकर्स ने फिर डिसाइड किया कि चलो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को वापस लाते हैं। वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारी है वो फिल्म। इस बार जो ओरिजिनल ट्रायो है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, ये हेरा फेरी 3 से वापस आ रहे थे विथ द ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन, जो इसे डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन फिर यहाँ से नया पंगा चालू हुआ। खबर ये आई कि परेश रावल ने सडनली इस फिल्म को छोड़ दिया। उसके बाद ये भी खबर आई कि अक्षय कुमार ने, जिन्होंने जो प्रोड्यूसर भी हैं अब इस फिल्म के, क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से अक्षय कुमार ने इसके राइट्स खरीद लिए थे, तो अक्षय कुमार ने कुछ पैसा स्पेंड किया था टीजर और अनाउंसमेंट वगैरह के ऊपर, तो उन्होंने परेश रावल को सू करने की न्यूज़ दी। उसके बाद कुछ बंद कमरे में परेश रावल और अक्षय कुमार की मीटिंग्स हुई और फिर ये खबर आई कि परेश रावल इस प्रोजेक्ट में वापस आ गए। लेकिन अब हो गया एक लेटेस्ट पंगा। HD सिटी को पता चला एक्सक्लूसिवली कि साउथ के एक प्रोड्यूसर GP विजय कुमार, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हेरा फेरी के राइट्स जो है वो एक्चुअली उनके पास है। उन्होंने ये राइट्स ओरिजिनल मलयालम फिल्म रामाजी राव, जिस पे हेरा फेरी 1 बनी थी,
उनके प्रोड्यूसर्स से ख़रीदे थे और उनसे ख़रीदे थे फिरोज़ नाडियाडवाला ने, लेकिन वो राइट्स सिर्फ हेरा फेरी का एक वर्जन बनाने के थे। उसके बाद फिरोज़ नाडियाडवाला ने राइट्स ना होते हुए भी अपेरेंटली वर्जन 2 बना लिया, लेकिन अब जब उन्होंने वर्जन 3 बनाने की बात की तो ये जीपी विजय कुमार पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट। इनका कहना है कि जो राइट्स फिरोज़ नाडियाडवाला के पास है ही नहीं, वो उसे अक्षय कुमार को कैसे बेच सकते हैं। अब अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स का ये कहना है कि भैया हमने तो पैसे दे के राइट्स खरीदे हैं और इस नॉलेज में खरीदे हैं कि वो राइट्स फिरोज़ नाडियाडवाला के पास है। खैर, इन सब से ये खिचड़ी पूरी पूरी पक गई है और हेरा फेरी 3 फिर से ठंडे बस्ते में चली गई है। लाइक अ प्रोफेशनल दैट ही इज़, अक्षय कुमार कंटिन्यूज टू शूट फॉर वेलकम टू द जंगल, जो कि फिरोज़ नाडियाडवाला की ही प्रोडक्शन है। लेकिन ये इतने लीगल हैसल्स हो चुके हैं इसके ऊपर कि फैंस को ये बता दें कि अभी हेरा फेरी 3 के बारे में कोई नई खबर नहीं है। हम आपको बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन ये ठंडे बस्ते वाली जो फिल्में हैं ना, इनकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। आलिया भट्ट की यशराज फिल्म्स के अंडर बन रही एक फिल्म है स्पाई ड्रामा अल्फा। ये भी ठंडा बस्ता तक पहुंच चुकी है क्योंकि वीएफएक्स का रीज़न देकर या कोई भी और रीज़न देकर अभी तक ये फिल्म अटकी हुई है। रिलीज़ का कुछ अता पता नहीं है। कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर अनुराग बासु की एक रोमांटिक फिल्म है जिसे अनऑफिशियली आशिकी 3 कहा जा रहा था। उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ था क्योंकि आशिकी 3 के राइट्स शायद किसी और के पास है, लेकिन उसे कार्तिक आर्यन ने कहते हैं कि खुद ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि जो कोरियन फिल्म पे मोहित सूरी की सैयारा बनी थी, उसी फिल्म से इंस्पायर होकर कार्तिक और अनुराग बासु की फिल्म भी बन रही थी। अब सैयारा तो हो गई सुपरहिट, तो अब कार्तिक आर्यन हैज टेकन अ स्टेप बैक एंड मे बी स्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे हो। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की लाइफ पे बन रही एक फिल्म मुगल, जिनको उनके बेटे भूषण कुमार बना रहे थे टी सीरीज में, वो पहले अक्षय कुमार के साथ अनाउंस हुई, फिर आमिर खान के साथ अनाउंस हुई, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म आगे नहीं बढ़ी और अभी तक स्क्रिप्ट के इश्यूज को लेकर वो एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ ठंडे बस्ते में सेट बैठी हुई है। और तो और धूम 4, जो हर थोड़े दिन के बाद एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि अब धूम 4 इस बार बन के रहेगी। धूम 3 2013 में आई थी। जरा सोचिए 13 साल के बाद भी ये स्पेक्यूलेशन चलती है। कभी प्रोडक्शन हाउस ने कुछ अनाउंस नहीं किया, लेकिन फैंस में और सोशल मीडिया में स्पेक्यूलेशन चलती है कि अभी धूम 4 ये एक्टर कर रहा है, नहीं तो धूम 4 कोई और एक्टर कर रहा है। कभी कहते हैं रणबीर कपूर उसमें विलन बनेंगे, तो कभी कहते हैं कि इस साल तो बस फ्रोज पे चली ही जाएगी। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। मिलॉर्ड बस नहीं मिल रही तो एक प्रॉपर फिल्म। ये सारी कहानियों का एक कॉमन थ्रेड ये है कि फिल्मों की दुनिया जो है ना, उसमें आइडिया होना काफ़ी नहीं होता, उस आइडिया को ज़मीन पे उतारना जो है ना, वो असली जंग होती है। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जो हुआ इस हफ्ते, उसका रिजल्ट वही आया जिसकी अब हमें आदत पड़ चुकी है। लेकिन बॉर्डर पार के लोग जब इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, तब उनके जज्बात देखने में जो मज़ा आता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। राज कबड्डी लाइव नाम के एक इंस्टाग्राम पेज पे एक क्लिप डला जिसमें एक आदमी पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए एबीपी लाइव से बात कर रहा है। वो पता नहीं सचमुच में पाकिस्तानी है या नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए है और वो इतना रोस्ट कर रहा है पाकिस्तान को, वो भी खूब हंसते हंसते, कि वो मज़ा आ जाएगा। ज़रा आप पहले ये वायरल वीडियो देखिए। हमने अपनी मर्जी की पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया, सब कुछ कर लिया। और यही पहले से सभी लोग बोल रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान से आए थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने, कि इस बार तो कंडीशंस भी अलग। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो अब शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़ेगा, और चांद पे तो आप ही जा सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। वेल, राइवलरी अपनी जगह है, पर जब अपना ही बंदा ऐसे रोस्ट करे तो समझ लो कि ये सिर्फ मजाक नहीं, फुल ऑन रियलिटी चेक है फॉर पाकिस्तान। और अब हम आते हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट पे। ये एक नया सेगमेंट है जो हमने इसी सीजन से स्टार्ट किया है। फरवरी तो होता ही है साल का सबसे रोमांटिक मंथ, और इसमें जो रिंग्स का आदान प्रदान जो होता है ना, वो एक आम बात है। पर क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट क्या है इस बार की ज्वेलरी स्टोरी में? रिंग जो है वो अब सिर्फ प्रपोजल का सिंबल नहीं है, बल्कि सेल्फ लव और दोस्ती का सिंबल भी बन चुकी है। वेलकम टू द एरा ऑफ पिंकी रिंग। काइली जेनर, दुआ लिपा और तमन्ना भाटिया जैसे सेलिब्रिटीज़ ने रेड कार्पेट पे सबसे छोटी उंगली, जिसको पिंकी फिंगर भी कहा जाता है,
उस पर रिंग पहन ली और एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। वेल, देयर इज अ फन ट्रिविया टू इट। हिस्टोरिकली पिंकी रिंग जो है वो यूरोप के एरिस्टोक्रेट्स के लिए लिनिएज और स्टेटस का सिंबल हुआ करता था। अमेरिका और ब्रिटेन में लॉयर्स और बिजनेसमैन इसे क्वाइट आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। आज इसका मतलब पूरी तरह से फ्लिप हो चुका है। विमेन पिंकी रिंग्स खुद को गिफ्ट कर रही हैं टू सेलिब्रेट प्रमोशंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नया घर खरीदना, सोलो ट्रिप्स या बस एक टफ फेज का एंड होना। 1993 की एक रात, मुंबई के वर्सोवा में एक अपार्टमेंट की बालकनी और फिर एक हादसा जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। इस सीजन 3 ऑफ द राइट एंगल से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केस फाइल्स। इसमें हम हर हफ्ते बात करेंगे किसी न किसी ऐसे पेचीदा केस की जिसने लीगल या क्रिमिनल होने की वजह से बॉलीवुड को पूरा शेकअप कर दिया था। तो दिव्या भारती सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन 3 साल के करियर में ही उन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में अपना नाम बना लिया था। दीवाना से उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन कहा जाने लगा। शोला और शबनम, विश्वात्मा, दिल का क्या कसूर, दिल आशना है जैसी फिल्में जो बैक टू बैक हिट्स थी उसमें वो स्टार कर रही थी। और उनकी एक जो स्क्रीन प्रेजेंस और इनोसेंस थी वो एक कंप्लीटली रेयर मिक्स था। 5 अप्रैल 1993 को वो खौफनाक रात वर्सोवा के उनके 5th फ्लोर के फ्लैट में एक छोटी सी गैदरिंग के दौरान हुई। वहाँ फैशन डिज़ाइनर नीता लुला और उनके हस्बैंड भी मौजूद थे। पार्टी के बाद दिव्या बालकनी पर गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नीचे किसी गाड़ी को देख रही थी और अगले ही पल उनका बैलेंस बिगड़ा और वो फिर बालकनी से नीचे गिर गई। नेबर्स ने चीखने की आवाज़ सुनी और तुरंत कूपर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया बॉम्बे में, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए, उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ऑफिशियल वर्जन इसे एक्सीडेंटल डेथ बताता है। इस ट्रेजेडी के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उनके हस्बैंड फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को लेकर हुई। दोनों ने उसी साल सीक्रेट मैरिज की थी, जो ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। साजिद उस रात घर पे नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स ने ये कहा कि साजिद के घर पहुंचने से पहले ही हादसा हो चुका था। इस वजह से कई लोगों ने उनके लेट अराइवल को भी काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ जोड़ दिया, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई रॉन्ग डूइंग नहीं मिली। उस रात मौजूद लोगों के स्टेटमेंट्स भी टाइम के साथ कॉन्ट्रोडिक्टरी रहे। कुछ लोगों ने इमोशनल स्ट्रेस का जिक्र किया कि दिव्या भारती बहुत स्ट्रेस से गुजर रही थी। कुछ ने कहा कि अल्कोहल कंजम्पशन उसका रीज़न थी, शायद ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और कुछ ने इस बात को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट बताया कि पैर फिसला। पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ कहा फाइनली और क्लोज कर दिया। लेकिन फैंस और पॉप कल्चर के लिए दिव्या भारती की जो कहानी है वो वहीं पे थम गई। दिव्या का इम्पैक्ट इतना था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में और बहुत ही कम वक्त में एक एरा को डिफाइन कर दिया था। आज भी जब उनकी फिल्मों के क्लिप्स रील पे वायरल होते हैं तो एक ही सवाल बार बार उभर के आता है कि इतनी यंग, इतनी सक्सेसफुल और फिर सडनली एक रात का हादसा, आखिर उस बालकनी में उस रात क्या हुआ था। दिव्या भारती उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। अगर वो जिंदा होती तो इसी महीने 25 फरवरी को वो 52 ईयर्स की हो गई होती। वी जस्ट होप वेयर एवर शी इज फाउंड पीस। तो वीकेंड पे क्या देखें इस बार OTT में, इस बारे में बहुत चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पे लोग परेशान रहते हैं। तो हमने एक सेक्शन स्टार्ट किया है इस सीज़न से जिसका नाम है सोनल रेकमेंड्स। मैं वीक डे पे ही टाइम निकाल के कुछ बढ़िया सा आपके लिए ढूंढ दूंगी और फिर आपको रेकमेंड कर दूंगी वीकेंड पे देखने के लिए। मेरी पहली रिकमेंडेशन इस हफ्ते है एक के ड्रामा जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उसका टाइटल है माई मिस्टर। ये एक बहुत ही इमोशनल सा ड्रामा है। वैसे सारे कोरियन ड्रामा इमोशनल होते हैं, पर वो खास ही इमोशनल है। कहानी है एक मिडिल एज्ड इंजीनियर की जो काम और शादी के इश्यूज को लेके जूझ रहा है, और एक यंग लड़की की जो पॉवर्टी और लोनलीनेस से लड़ रही है। दोनों के बीच में कोई टिपिकल रोमांस नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही क्वाइट सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। इस ड्रामा की राइटिंग जो है वो बहुत रियलिस्टिक है और परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आई रियली होप कि आपको वीकेंड में माई मिस्टर देखने में मज़ा आएगा। और अब आते हैं OTT मीटर पे, जो हमारे साथ पार्टनरशिप में करते हैं सी वोटर। तो लास्ट सीजन में भी आपने ये सेगमेंट देखा होगा जिसमें हम OTT की जो रिलीजेस हैं उनका परसेप्शन और इम्पैक्ट स्टडी करते हैं। ये एक 100% अनबायस्ड ओपिनियन है लोगों की जो कि इन फिल्मों को OTT पे देखते हैं। एंड दिस इज ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर। इन दिस सेगमेंट वी फोकस ऑन द बuzz अराउंड अ सर्टेन रिलीज, द कॉन्वर्सेशन दैट इट अचीव्स, एंड ऑफ कोर्स द रियल रेटिंग्स व्हेन इट फाइनली रिलीजेस।
आज हमारे OTT मीटर के स्कैनर के रेडार पे है रणवीर सिंह स्टारर मैग्नम ओपस धुरंधर। हमने धुरंधर को इसलिए भी चुना बिकॉज धुरंधर को बहुत लोगों ने सिनेमा हॉल्स पे देखा है। तो हम ये देखना चाहते थे कि जब कोई फिल्म सुपरहिट हो जाती है सिनेमा हॉल्स पे तो क्या उसकी OTT व्यूइंग पे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता है या नहीं। आदित्य धर की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पे ऐसी धुआंधार धूम मचाई कि वो हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द टॉप मोस्ट मूवीज एवर बन गई। तो थिएटर्स पे इतनी सुपरहिट होने के बाद फाइनली धुरंधर OTT पे आई नेटफ्लिक्स पे 30 जनवरी को, और उस पे भी लोगों ने बहुत देखा ऐसा हमारा OTT मीटर बता रहा है। द बज दैट वाज जनरेटेड अराउंड दिस फिल्म वाज अ सॉलिड 91%। द कन्वर्जन्स वर आल्सो वेरी वेरी impressive, which was 88%, and the overwhelming love for the film translated into a very strong audience rating also of 4.4 out of 5। तो धुरंधर ने तो ये बता दिया कि अगर कोई फिल्म अच्छी है, आप उसे सिनेमा हॉल पे देख भी आए हैं, तो भी जब वो OTT पे आएगी तो आप उसे देखना पसंद करेंगे। धुरंधर हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क अगेन। इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में मेरे साथ एक ऐसे एक्टर जुड़ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें कोई ऐब नहीं है, लेकिन जब वो एक बहुत सारे ऐब वाला कोई कैरेक्टर करते हैं ना तो उसमें इतनी इंटेंसिटी ले आते हैं कि वो रियलिज्म का बाप बन जाता है। मैं बात कर रही हूँ शाहिद कपूर की, जिनकी एक बहुत ही इंटेंस फिल्म ओ रोमियो अभी अभी फिलहाल में ही रिलीज हुई है। हाय शाहिद, वेलकम टू द राइट एंगल। Thank you so much. Thank you so much for having me. It's a pleasure. तो शायद ये ओ रोमियो जो है ये आपकी 4th आउटिंग है विशाल भारद्वाज के साथ। आपने रंगून की, हैदर की, कमीने की, तो क्या अब उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो चुकी है कि जब विशाल भारद्वाज कॉल करते हैं आपको फिल्म के लिए तो स्क्रिप्ट भी मैटर नहीं करती? I mean, in spirit, I would say yes to your answer. But from a professional standpoint, and to be completely honest, no. I don't think any artist can truly give themselves to something unless they connect with it. I think you have to connect with the material. You have to connect with the filmmaker's vision. You have to connect with the filmmaker aesthetically. There has to be a connection. As mature, creative people who have been in the business for a long period of time, of course, sir is very senior to me, but I mean, I've been doing this for 23 years now. It's very important to have that honesty towards each other, because material can travel in different ways, but if as a creative person you are not connecting to the material, then it's wrong on your part to do it for other reasons, because then you'll never be as honest as you should be. You won't connect with it in that manner, and that is unfair to everybody else who might really be connecting with it in that manner. And then we have a wonderful cast, so of course when you have wonderful actors next to you, the scenes just become fun. Like special mention for my scenes with Nana Patekar sir. I mean we've just had some amazing scenes together in this film, and his character is also funny and scary at the same time, so we had that in common, and we had a lot of fun with it. And talking of Nana Patekar, unka, if you can elaborate on the experience that you had with the legend Nana Patekar. When Nana Patekar starts Nana Patekaring, whole different, and in this film he's totally Nana Patekaring, so this is a mini fanboy moment that I don't think we've seen him like this for a long time. He's not done something in this space for a long time, and I think you'll really, I hope you see the film soon, but if you remember my words, you please tell me, because I absolutely love what he's done in the film. अरे हमने देख लिया शाहिद, हमें तो बहुत बढ़िया लगी। आई होप आपके सारे फैंस को भी पसंद आएगी। एंड ऑल्सो जब आपकी फिल्में रिलीज होती हैं शाहिद, हुज अप्रूवल, हुज अप्रिसिएशन मैटर्स टू यू द मोस्ट आफ्टर अ रिलीज? First, I need to be happy with what I've done, which is always a challenge. Of course, even above me is the filmmaker, the director that I've worked with. If he is not satisfied with what I've done, then there's no point of the entire experience. I feel I should be able to contribute, add value, be a collaborator, and give him more than what he wanted. I mean, that is the endeavor as an actor, that I should be able to add to what he had visualized. So for me, of course, the filmmaker is number one. Beyond that, I have a very talented family, whether it is my father or it is my mother or it is my brother or it is my wife. I have a handful of people, so it's not easy to get approvals from all of them. But listen, they love me so much that they always support me unconditionally. But I'm always kind of curious to know all their views, because they're all very different people. My mom is a very different person. My dad is a very different person.
but I will go back to the fact that eventually I'm only interested in the audience. नो फेयर पॉइंट. शाहिद अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं. योर डॉटर मीशा इज 9 एंड योर सन जैन इज 7 ऑलरेडी. तो डू दे नो दैट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ अ सुपरस्टार? The minute their dad stops doing adult films, I guess, the minute their dad decides to do some, frothy stuff, which happens, right? The next one is Cocktail 2, and I did Teri Baaton Mein also, and so that kind of stuff also keeps coming in. But what really kind of ignites me as an actor, of course, is stuff that's that has shades that are not just white. You know what I mean? I mean, I'm having a lot of fun having finished a film like Cocktail. I mean, it is not about Cocktail, but I mean, working with Homi, and that experience has been very special for me, and I feel that that's again a very different shade, which I've really enjoyed doing. After a while, I've enjoyed that genre, extremely enjoyed doing that genre, and had a really, really good time. ऑल राइट. शायद आई हैव बीन मीनिंग टू आस्क यू कि ये जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी चलती है, पीपल ट्रोल ईच अदर लाइक हाउ, एंड स्पेशली द सेलिब्रिटीज़. तो आप इससे कैसे डील कर रहे हैं? लाइक डज इट अफेक्ट यू एट ऑल? डज ट्रोलिंग अफेक्ट यू जस्ट एज प्रेज डज? हाउ डू यू डील विद इट? It's a great question, yeah, because anybody who says I'm not affected, I don't know whether they're living under a rock, and people who say that it really affects me are putting themselves in a dangerous place. When you go on a social media platform, you have no idea who, under whose name, under whose garb, under what circumstances, and for what reason is choosing to say what they say. Having said that, it's equally important as an actor for me not to live in a bubble and to have perspective on what actually people are feeling, because maybe people around you will only praise you, or maybe they are also living a privileged life and don't really know what the wider audience is feeling. So it's very important. It's very difficult. It's a very difficult journey, because you have to open yourself up, but at the same time you have to be very mindful about what you allow and how much you allow to sit in your system. And I think eventually that begins with something very simple as a concept, which is that, do you want to wake up every morning and make everybody happy, or do you want to wake up in the morning and feel happy with how you are? As an artist, if you can choose to look at it like that, then listen, hey, yeah, okay, fine, you didn't like it, okay, fine, whatever. Did I have a good time? Did it help me grow? Was it a true representation of my creative energy? Does it make me feel proud? Do I feel like I worked hard and I achieved something? But it's very important, मैं हमेशा ही कहता हूँ, और मैं हमेशा कहते रहूंगा, चाहे लोग मुझे बोलेंगे मैं पता नहीं पुराना जमाना whatever, कि आपके बोलने की औकात होनी चाहिए ना, तभी मुंह खुलना चाहिए. ये मैंने बचपन में सीखा था. जब मेरे फादर, मॉम, मैंने बहुत कुछ देखा है बचपन में, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट को देखा है. लोग मुंह नहीं खोलते थे उनके सामने. आजकल लोगों को बहुत बोलने की आदत हो गई है. खुद पहले देख लो आप कितने पानी में हो, फिर बात करो. और ये एक नेगेटिव सोशल ट्रेंड है. और ये ना क्या है, सी यू कैन नॉट बी नेगेटिव अनलेस यू आर इनसिक्योर और स्कैर्ड और afraid or unhappy. So if so much negativity is coming out, I mean, it really reflects how the inner world of those people is very, very sad. So you have to keep yourself good and happy and ready to perform. That's most important. Fill yourself with positivity. Take criticism with like you take a good hit on your chin. A good fighter knows how to stand up again. Do that, but always back yourself, man. You have to back yourself. Well, that's a very sensible answer, Shahid. Shahid, what is it in a human trait? What is a human trait that makes Shahid Kapoor really, really angry? I don't like basically people I have noticed in this profession. They are very dual-faced with stars. Yeah, elaborate. पीछे कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ. This has always troubled me, because I don't know. It's really always troubles me. So I just feel I really appreciate authenticity and honesty. I respect people who show dissent or who disagree, and they seem to have a reason. There's a lot of rebels without a cause. कोई reason ही नहीं है, but उसने left बोला तो मैंने right बोलना है. ऐसे बड़े सारे होते हैं. But then there are people who have a reason and they are convinced of their reason and they stand by what they believe in. I actually respect that. But other than that, I just feel honesty and authenticity is very important. एंड शाहिद, आखिर में प्लीज़ आप ये बताइए, हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है कि अगर आपके इतने मिलियंस ऑफ फैंस हैं, अगर किसी को कल का शाहिद कपूर बनना है तो उसे क्या करना होगा? नहीं बनना चाहिए. मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था, मैं कल का कोई और बनना चाह रहा था,
And I'm saying kal ka kuch mat bano. Be yourself. Trying to be like somebody else is a recipe for disaster, because you'll never be original. As good as you might be, you will always be a shadow of somebody else. So believe in yourself, believe in your authenticity, find what is true to you and express it. Of course, learn from everybody, but do what's true to you. So I hope that there is no Kal Ka Shahid Kapoor. I hope all those people who want to be good actors, and who want to, give the audience a great experience, and maybe just reflect their humanity via the blessing of being an artist and an actor. Just be yourself, and the magic will happen. Amazing. Well, thank you so much, Shahid, for your time, and thanks for being on The Right Angle with us. My pleasure. Thank you, and looking forward to seeing you in Delhi the next time. Absolutely. Thank you so much. And with this, we come to the end of episode 1 of season 3 of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपने feedback, अपने critique, compliments देना मत भूलिएगा. You can write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप यहाँ YouTube पे नीचे comment section में भी अपने comments दे सकते हैं. I will see you next week on Friday. Till then, stay good, stay blessed. Answer करो ना उसका. The movie, soon after its release, became a pop culture phenomena. इस बात की कोई सेंस नहीं है, वहाँ पर पहुँच जाओ. वही कॉलर जो है ना ऊपर ऐसे कुछ जितनी देर तुम नहीं थे, जिंदगी चल रही. ये